जय हिंद स्टूडेंट, माई सेल्फ इज प्रथमेश निरंजनी एंड आई एम योर पॉलिटी मेंटोर। बच्चों कैसे हैं आप लोग? बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर के अंदर हम गवर्नर के बारे में, गवर्नर के पावर्स के बारे में, गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में और वो बहुत सारे सिनेरियो जानेंगे कि गवर्नर प्रेसिडेंट से किस तरीके से अलग होता है। इसके ही साथ हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि हमारी इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन को भी जानेंगे कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन देश में चुनाव करवाते हैं, उनका क्या काम होता है, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है और किस प्रोसेस के थ्रू उन्हें रिमूव किया जाता है। दैट मींस अगर मैं प्रॉपरली बात करूं तो पूरा इलेक्शन कमीशन डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं और गवर्नर ऑफ द स्टेट्स इस पार्ट को भी हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बच्चों लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉलिटी के और सारी बैचेस के जो लेक्चर हैं वो शक्ति बैच के ऊपर अवेलेबल हैं। आपको अपने फोन से फिजिक्स वाला ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करते ही जब आप फिजिक्स वाला ऐप को ओपन करते हैं वहां पर आपको शक्ति बैच का लोगो मिलेगा। जैसे ही आप शक्ति बैच का लोगो देखते हैं आपको उसके नीचे जस्ट बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आप शक्ति बैच के ऊपर सब्सक्राइब हो जाएंगे और इस बैच के सारे नोट्स और सारे वीडियोस वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। शक्ति बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है और जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो भी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट ही होंगे। तो चलिए बच्चों लेक्चर हमारा स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्टिंग करते हैं गवर्नर से। अब गवर्नर होता क्या है? देखिए गवर्नर के लिए बेसिकली 2 से 3 चीजें कही जाती है। पहली चीज ये कही जाती है कि गवर्नर इज द बेसिकली द एजेंट ऑफ द सेंटर और एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। यहां पर मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर लगाई है सरोजिनी नायडू जी की, जो कि हमारे देश की पहली महिला गवर्नर रही है किसी स्टेट की। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर रही थी और साथ ही साथ भारत की ऐसी पहली महिला है जिन्हें गवर्नर की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया गया था। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन और फैक्चुअली बात करूं यहां पर तो गवर्नर का जो प्रोविजन है, जैसे कि बात की जाती है कि गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। संविधान के अंदर अलग से गवर्नर को डिफाइन किया गया है। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे ही हर स्टेट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं वो हमारे गवर्नर होते हैं। ये आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट जो है वो यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन हेड होते हैं और हमारे जो गवर्नर होते हैं वो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। देखिए यहां पर वही बात आ जाती है कि गवर्नर जो है वो रियल हेड नहीं है। यहां पर जैसे प्रेसिडेंट हमारे रियल हेड नहीं होते हैं, वैसे गवर्नर भी स्टेट के अंदर रियल हेड नहीं होते। गवर्नर एक नॉमिनल हेड के फॉर्म में काम करते हैं। अगर यहां पर मैं रियल हेड की बात करूं तो जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो मुख्यमंत्री होता है, वही यहां पर एज अ रियल हेड के फॉर्म में काम करता है। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर रियल हेड क्या होता है, नॉमिनल हेड क्या होता है। देखिए यहां पर अगर मैं नॉमिनल हेड की बात करूं और रियल हेड की बात करूं तो नॉमिनल हेड का मतलब यह होता है कि सिर्फ नाम मात्र का लीडर। जैसे गवर्नर की हम बात करें तो गवर्नर स्टेट्स के लिए कोई खुद से डिसीजन नहीं ले सकते, वो एक नाम मात्र के हेड होते हैं कि अगर स्टेट का कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेना है तो वो वहां पर गवर्नर के सिग्नेचर के साथ ही किया जा सकता है। यहां पर रियल हेड कौन हो जाते हैं? हमारे मुख्यमंत्री हो जाते हैं या सीएम हो जाते हैं, क्योंकि जो डिसीजन स्टेट के बारे में रियलिटी में लेने वाले हैं वो कौन लेगा? यहां पर सीएम ही लेता है। तो गवर्नर बेसिकली यहां पर एक नॉमिनल हेड पोस्ट है जो कि संविधान के अंदर डिफाइंड है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस पोस्ट को डिफाइन किया गया है। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए यहां पर यह कहा जाता है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं स्टेट के, दैट मींस स्टेट एग्जीक्यूटिव्स का जो हेड होता है वो बेसिकली हमारे गवर्नर होते हैं। और जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं, जिसका मतलब है कि स्टेट के नाम से या स्टेट के लिए जितने भी काम करवाए जाते हैं या स्टेट के लिए जितने भी काम किए जाते हैं वो गवर्नर के नाम से किए जाते हैं, क्योंकि बेसिकली वो क्या है? हर स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं वो यहां पर गवर्नर के नाम से ही लिए जाते हैं, जिन्हें हिंदी में हम राज्यपाल कहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए बच्चों यहां पर तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द गवर्नर एक्ट आल्सो एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि गवर्नर को एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है और गवर्नर को एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनके एजेंट के फॉर्म में गवर्नर हर स्टेट के अंदर काम करते हैं, क्योंकि हर स्टेट का एक गवर्नर होता है। और साथ ही साथ
सेंटर के भी एजेंट यहां पर गवर्नर होते हैं। अब इन्हें एजेंट क्यों कहा जा रहा है? देखिए, गवर्नर का मेजरली जो काम होता है वो ये होता है कि इस चीज को देखते रहना कि जो स्टेट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन गवर्नर सेंटर को देते हैं या प्रेसिडेंट को देते हैं। दैट्स व्हाई गवर्नर को क्या कहा जा रहा है यहां पर? एजेंट ऑफ द सेंटर। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बट एजेंट ऑफ द सेंटर का मतलब ये नहीं है कि सेंटर जो बोल देता है गवर्नर वही काम कर देते हैं। यहां पर गवर्नर के पास खुद के भी कुछ पावर्स होते हैं, क्योंकि ये जो पोस्ट है बेसिकली ये एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो संविधान के अंदर गवर्नर की पोस्ट को कुछ प्रिविलेजेस और कुछ पावर्स भी दिए गए। चलिए उन चीजों को जानते हैं। अब जैसे अगर यहां पर फैक्चुअली हम बात की जाए कि देखिए गवर्नर की अगर फैक्चुअली बात की जाए कि पार्ट 6 के अंदर गवर्नर्स की बात की जाती है, जो कि स्टेट एग्जीक्यूटिव्स के अंदर आता है, और हमारे गवर्नर ही स्टेट एग्जीक्यूटिव्स के हेड होते हैं। इसके बाद अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं तो आर्टिकल 353 से लेके आर्टिकल 167 तक गवर्नर को डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 153 के अंदर यह कहा गया है कि देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ द स्टेट, और जो गवर्नर होता है वो एक स्टेट से ज्यादा के भी हो सकते हैं। जैसे कि यहां पर एक संविधान का एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को पढ़ा है, उसी में से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है हमारा 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956, 7वां संविधान संशोधन, जो कि 1956 के अंदर लाया गया था। इसमें यह कहा गया था कि एक ही गवर्नर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के हो सकते हैं। पॉइंट आपको समझ में आया क्या कहा है मैंने? मैं फिर से रिपीट करता हूं कि एक ही पर्सन, अगेन देयर कैन बी वन गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। ये हो सकता है कि एक ही पर्सन को आप एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर बना दिया जाए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि हर स्टेट का एक ही गवर्नर होगा, यह भी किया जा सकता है कि 2 स्टेट के बीच में एक ही गवर्नर रखा जाए, और जो गवर्नर की सैलरी फिर डिसाइड होगी कि एक ही गवर्नर 2 स्टेट के बीच में रहेगा, वो उस स्टेट के प्रपोर्शन के हिसाब से फिर डिसाइड कर दी जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है गवर्नर का, आपको याद रखना है। और आर्टिकल 153 के अंदर गवर्नर की प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम। यहां पर अगर गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर को अपॉइंट कैसे किया जाता है? जैसे यहां पर प्रेसिडेंट को तो कैसे अपॉइंट किया जाता है? उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट कैसे होता है? जिन लोगों को हमने एमपी चुना है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना है, वही लोग जाके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। बट यहां पर गवर्नर के साथ यह सिनेरियो नहीं होता है। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, गवर्नर क्या होते हैं? अपॉइंट होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि गवर्नर का अपॉइंटमेंट का या सिलेक्शन का क्राइटेरिया कोई चुनाव के थ्रू नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप और हम हमारे स्टेट के गवर्नर के लिए जाके वोट करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं, तो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है ना तो वो डायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू होता है, ना ही वो इनडायरेक्टली होता है। तो इनका अपॉइंटमेंट होता कैसे? देखिए, यूजुअली जो इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है वो कौन करता है? हमारे भारत के प्रेसिडेंट करते हैं, हमारे देश के प्रेसिडेंट करते हैं। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर हिज वारंट एंड सील। इसका मतलब यह है कि हमारे देश के राष्ट्रपति गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं डिफरेंट स्टेट्स के लिए। इसके लिए प्रॉपरली अगर मैं बात करूं तो कोई ऐसा स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं देकर रखा है गवर्नर की पोस्ट के लिए कि किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया संविधान के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है। तो बेसिकली आपको यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखनी है कि जो गवर्नर होते हैं उन्हें अपॉइंट करने का काम सीधा सीधा प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। प्रेसिडेंट जिस भी पर्सन को चाहे एज ए गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं। और नॉर्मली आप देखते हैं कि जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, उन्हें ही मोस्टली गवर्नर के फॉर्म में कई बार अपॉइंट कर दिया जाता है। ये भी चीजें कई बार देखी गई हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहां पर बच्चों। यहां पर एक और फैक्चुअल पॉइंट्स आ जाता है कि क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बेसिकली यहां पर सिर्फ 2 चीजें देके रखी। पहला कि ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना उस पर्सन को जरूरी है जिसे अपॉइंट किया जा रहा है। और दूसरा क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा है कि वो अपनी एज 35 इयर्स की कंप्लीट कर चुका हो। दैट मींस जैसे कि प्रेसिडेंट के क्राइम पे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर जो क्राइटेरिया था वो भी लगभग सिमिलर ही था कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और एज का क्राइटेरिया वहां पर भी 35 इयर्स ही था। तो यहां पर भी जो एज का क्राइटेरिया होता है गवर्नर का वो 35 इयर्स ही होता है।
कि जिस भी पर्सन को गवर्नर के फॉर्म में अपॉइंट किया जा रहा है स्टेट में, उसकी एज कम से कम 35 साल पूरी होनी चाहिए। 35 साल की उम्र वो पर्सन पूरी कर चुका हो, उसी पर्सन को एज अ गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि इन्हें गवर्नर की शपथ कौन दिलाता है। देखिए यहां पर सिंपल सा एक एग्जांपल है, जिस भी स्टेट के वो गवर्नर बनते हैं, जैसे यहां पर लिखा है, आप चाहें तो एक बार इस पॉइंट को पढ़िएगा कि ओथ बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट। जिस भी स्टेट का वो पर्सन गवर्नर बना है, उस स्टेट के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वही गवर्नर को अपनी पोस्ट की शपथ दिलाता है। जैसे मान लीजिए कि बिहार का कोई गवर्नर बना है, तो बिहार हाई कोर्ट या बिहार हाई कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस होंगे वो गवर्नर को उनकी पद की शपथ दिलवाएंगे। अगर इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की अगर कोई गवर्नर बने हैं, तो महाराष्ट्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्हें अपने पद की शपथ दिलाते हैं। तो ओथ आपको याद रखनी है कि गवर्नर को जो ओथ दिलाई जाती है वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओथ के बाद नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि इनका टर्म क्या होता है, कितने साल तक ये गवर्नर बने रहते हैं। देखिए नॉर्मली तो अगर मैं बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जैसे कि इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ने किया है, तो यहां पर प्रॉपरली ऐसा कोई टर्म की अगर मैं बात करूं तो वो डिफाइन नहीं किया जाता है। यह माना जाता है कि जब तक प्रेसिडेंट चाह रहे हैं तब तक वो पर्सन को गवर्नर अपॉइंट करके रख सकते हैं, उसका टेन्योर ये होता है। बट नॉर्मली अगर बात की जाए, बुकिश लैंग्वेज में बात की जाए, तो इनका टर्म 5 साल होता है, 5 ईयर्स और प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि 5 साल से ज्यादा भी अगर किसी को गवर्नर बनाए रखना है तो यहां पर प्रेसिडेंट उसने प्लेजर के अनुसार उसे गवर्नर बनाए रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं होगा कि 5 साल हो गए तो उस पर्सन को गवर्नर की पोस्ट से हटा दिया गया है। यहां पर जो सारी कंडीशंस होती है ऑफिस की, ये प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहे हैं बच्चों। क्यों? जैसे मैंने बताया कि गवर्नर को अपॉइंट ही कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट करते हैं यहां पर। तो यहां पर प्रेसिडेंट के प्लेजर तक वो पर्सन गवर्नर की पोस्ट के ऊपर काम करता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि रेजिग्नेशन किसे देते गवर्नर, तो ऑब्वियसली जिसने अपॉइंट किया है उसी को अपना रेजिग्नेशन दिया जाता है। तो यहां पर गवर्नर को जो अपॉइंट कर रहे हैं वो कौन है, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। तो गवर्नर या स्टेट के जो राज्यपाल होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन भी किसे देते हैं, प्रेसिडेंट को ही देते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस है, एग्जाम्स के अंदर क्या है, कई बार पूछ लेते हैं कि किसको रेजिग्नेशन दे रहे हैं, अपॉइंट कौन कर रहा है, टेन्योर कितना होता है, या स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन बना के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम इस लेक्चर के अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जिनका एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है। तो इन पॉइंट्स को डिस्कस करना यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं यहां पर बात करूं कि यहां पर उनकी सिक्योरिटी या टेन्योर की कोई सिक्योरिटी नहीं है। जैसे मैंने बताया कि 5 साल की अगर उनका टेन्योर डिसाइड करा है यहां पर, तो जरूरी नहीं है कि वो 5 साल तक बने ही रहेंगे। कोई सिक्योरिटी नहीं है टेन्योर की। प्रेसिडेंट जब चाहें उन्हें अपनी पोस्ट से हटा सकते हैं, यह अधिकार होगा प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि प्रेसिडेंट के वारंट और सील के अंडर ही देश के स्टेट के जो राज्यपाल होते हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है। तो प्रेसिडेंट किसी भी समय, देखिए लिखा है नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मे बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। किसी भी समय वो राज्यपाल को या गवर्नर को अपनी पोस्ट से को खाली करने का निर्देश दे सकते हैं। बेसिकली एक किस कंडीशंस पे होता है कि अगर मिसबिहेव किया गया है या कई बार पोस्ट का मिसयूज किया गया है, इस कंडीशन पे इस तरीके से यहां पर गवर्नर को हटाया जाता है। बट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होना जरूरी है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए बच्चों यहां पर कि एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, कि जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन अगर एक स्टेट का गवर्नर बन गया या 5 साल कंप्लीट कर लिए तो दूसरी बार प्रेसिडेंट उसे वापस से गवर्नर अपॉइंट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग एलिजिबल होते हैं, जितने भी गवर्नर्स होते हैं वो वापस से उसी स्टेट के अंदर गवर्नर बनने के लिए या किसी दूसरी स्टेट के अंदर गवर्नर बनने के लिए क्या किए जा सकते हैं, रीअपॉइंट किए जाते हैं। बट यूजुअली ये होता है कि जिस स्टेट के अंदर वो गवर्नर पैदा हुए हैं यूजुअली उन्हें उस स्टेट का प्रभार नहीं दिया जाता है। जैसे कोई अगर गवर्नर है वो बिहार के अंदर पैदा हुए हैं तो यहां पर उन्हें बिहार का गवर्नर जनरली यहां पर नहीं बनाया जाता है। एक छोटी सी बात है ये, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए, है ना। मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं अभी रामनाथ कोविंद जी, वो किस स्टेट के या कौन कौन सी स्टेट्स के गवर्नर रह चुके हैं, ये कमेंट बॉक्स के अंदर ये चीज आप मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। अगर हम पावर्स की बात करें गवर्नर की, तो देखिए सबसे पहला पावर तो वही है जैसा कि प्रेसिडेंट के पास पावर होते थे कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते थे यूनियन के
वो प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते थे। वहीं पर ये पावर गवर्नर के पास भी होता है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव सेक्शंस होते हैं स्टेट के, वहां पर यूनियन था, यहां पर स्टेट है, कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं स्टेट के वो गवर्नर के नाम से ही किए जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए कि गवर्नर अपॉइंट करते हैं सीएम को और अदर मिनिस्टर्स को। अदर मिनिस्टर्स को किसके एडवाइस पे अपॉइंट करते हैं? सीएम के एडवाइस पे। जैसे हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर को जो अपॉइंट करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं, और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें भी जो अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट ही करते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे कर रहे थे। वैसे ही यहां पर होता है कि जो गवर्नर्स होते हैं स्टेट के वो सीएम को तो अपॉइंट करते ही हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को तो अपॉइंट करते हैं, और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं उनको चीफ मिनिस्टर की या मुख्यमंत्री की एडवाइस के ऊपर अपॉइंट किया जाता है। तो देखिए पावर जो है इनके कहीं ना कहीं सिमिलर ही है प्रेसिडेंट के जैसे। और ये जो पोस्ट होल्ड कर रहे हैं स्टेट के अंदर, इनकी जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव हेड की होती है, हेड ऑफ द स्टेट की होती है। तो ये पोजीशन भी कहीं ना कहीं हमारे प्रेसिडेंट की तरह ही है ना। अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बेसिकली हम देखेंगे कि दोनों की पोस्ट के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, किन किन बैकग्राउंड्स के ऊपर दोनों में, प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है और हमारे गवर्नर के अंदर क्या डिफरेंस आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों यहां पे, कि जो स्टेट के एडवोकेट जनरल होते हैं, कल के लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था एक पोस्ट होती है, जब भी स्टेट को लीगली एडवाइस करना होता है या लीगली कहीं पे रिप्रेजेंट करना होता है, स्टेट गवर्नमेंट एक पोस्ट को नॉमिनेट करती है, एक पर्सन को नॉमिनेट करती है, अपॉइंट करती है, जिसे एडवोकेट जनरल कहा जाता है। तो जो एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करने का काम है वो गवर्नर का होता है, स्टेट अपॉइंट करती है, बट एग्जीक्यूटिव एक्शंस या एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? गवर्नर के पास है। तो जो अपॉइंट करता है, जो अथॉरिटी है जो अपॉइंट कर रही है, वो कौन होगा? यहां पर हमारे गवर्नर होते हैं या राज्यपाल होते हैं। कौन से आर्टिकल के अंदर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात की गई है? आपने अगर कल का लेक्चर देखा है तो इस आर्टिकल को बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जैसे कि हमारा इलेक्शन कमीशन सेंटर का होता है, हर स्टेट का भी स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। उस स्टेट इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर को अपॉइंट करने का काम उस स्टेट के या रिस्पेक्टिव स्टेट्स के गवर्नर करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पावर है कि जो स्टेट एग्जीक्यूटिव या कह सकते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स होते हैं या जो कमिश्नर होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम भी उस रिस्पेक्टिव स्टेट के गवर्नर करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पावर है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए बच्चों की, जो स्टेट्स की पीसीएस होती है, पीएससी होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, जैसे यूपी की बात करें तो यूपी पीसीएस है, एमपी की बात करें तो एमपी पीएससी है। जो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन होते हैं उनके चेयरमैन को अपॉइंट करने का काम भी कौन करता है? कि चेयरमैन और मेंबर्स दोनों को अपॉइंट कौन करेगा? यहां पर अपॉइंट करने का काम करते हैं हमारे गवर्नर। बट आपको एक बात याद रखनी है बच्चों की, गवर्नर भले ही स्टेट पीसीएस के मेंबर्स और चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं, बट इनके मेंबर्स को रिमूव करने का पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है। ये याद रखना, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए यहां पर, रिकमेंडेड द इंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे हमने बताया था कि एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं। अगर आपने प्रेसिडेंट रूल का लेक्चर देखा है तो वहां पर हमने ये देखा था कि प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी के टाइम होता यह है कि अगर गवर्नर को यह लगता है कि कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है और वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है, तो गवर्नर रिटर्न रिकमेंडेशन अपने प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं और प्रेसिडेंट को यह बताते हैं कि स्टेट के अंदर जो काम चल रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। इस कंडीशन के अंदर गवर्नर की रिकमेंडेशन के ऊपर उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। तो देखिए बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो यहां पर एज ए प्रेसिडेंट के एजेंट के फॉर्म में काम कर रहे हैं कि उस स्टेट के अंदर संविधान के अकॉर्डिंग काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये बात वो प्रेसिडेंट को बताते हैं, राष्ट्रपति को बताते हैं। सो दैट्स व्हाई यहां पर ये कहा जा रहा है कि ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है कि जितनी भी रिकमेंडेशन होती है कि इंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, स्टेट के अंदर मशीनरी कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गई है या नहीं हुई है, ये सारी जानकारी गवर्नर प्रेसिडेंट को देते रहते हैं। दैट्स व्हाई इन्हें एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों यहां पर कि जिस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट के पास पार्लियामेंट को समन करने का, प्रोड्यू करने का और डिसॉल्व करने का पावर था, वैसे ही यहां पर गवर्नर के पास भी स्टेट असेंबलीज और स्टेट काउंसिल का प्रोड्यू करने का, डिसॉल्व करने का और समन करने का पावर होता है। ये याद रखिएगा,
है ना। तो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जैसे जैसे पावर्स हमारे प्रेसिडेंट के पास सेंटर में थे, वैसे ही सिमिलर पावर्स यहां पर गवर्नर के पास हैं। सारे पावर्स तो नहीं है सिमिलर, बट बहुत सारे पावर्स आप देख रहे होंगे कि जो सिमिलैरिटी लग रही है। तो गवर्नर को रिमेंबर रखना, याद करना बड़ा आसान हो जाता है अगर आपने प्रेसिडेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि जो जिस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट लोकसभा के पहले सेशन के अंदर एड्रेस करते थे, वैसे ही यहां पर जो गवर्नर होते हैं, जब भी स्टेट असेंबली का पहला सेशन स्टार्ट होता है साल के अंदर, जब भी वो पहला सेशन स्टार्ट होगा, यहां पर गवर्नर उस स्टेट असेंबली को क्या करेंगे, एड्रेस करते हैं, अपना अभिभाषण देते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट और इनके पावर्स यहां पर सेम ही होते हैं। अब देखिए इसके अलावा बात की जाए कि जैसे यहां पर लिखा है कि गवर्नर 1/6 मेंबर स्टेट काउंसिल के अंदर अपॉइंट करते हैं, जो कि कहां से होती हैं, नॉमिनेट करते हैं, जो कि होती साइंस से, आर्ट से, लिटरेचर से, एक्सेट्रा। देखिए मैं आपको याद दिलाता हूं कि जैसे प्रेसिडेंट की हम बात कर रहे थे, प्रेसिडेंट राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से होते हैं, साइंस से होते हैं, स्पोर्ट्स से होते हैं। वैसे ही जो स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल होती है, जो कि स्टेट का परमानेंट हाउस होता है, जैसे राज्यसभा हमारा सेंट्रल का परमानेंट हाउस है, स्टेट का जो परमानेंट हाउस होता है वो क्या होता है, स्टेट काउंसिल होती है। और स्टेट का जो टेम्पररी हाउस होता है, जो कि डिसॉल्व हो सकता है, वो क्या होता है, हमारा स्टेट असेंबली होती है। तो यहां पर ये उसी की बात कर रहे हैं कि स्टेट काउंसिल के अंदर 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट करने का काम कौन करते हैं, हमारे गवर्नर ही करते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से ये मेंबर्स हो सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि साइंस से हो सकते हैं, आर्ट से हो सकते हैं, लिटरेचर से हो सकते हैं। तो ये सारे मेंबर्स डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से बिलोंग कर सकते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट पावर्स है हमारे गवर्नर्स के पास। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए कि जैसे वहां पर हमने देखा था कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, वैसे ही स्टेट असेंबली के अंदर एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को नॉमिनेट करने का काम भी किसके पास होता है, गवर्नर के पास ही होता है। गवर्नर ही उस एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को क्या करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर या स्टेट असेंबली के अंदर बेसिकली मैं बात करूं तो यहां पर नॉमिनेट करते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए, डिसाइड्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली के अंदर अगर कोई ऐसा मेंबर इलेक्ट होके आ गया है जो कि उस एलिजिबिलिटी का नहीं है, जिसने इलेक्शन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं किया है, तो उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने का जो डिसीजन लिया जाता है वो गवर्नर के थ्रू ही लिया जाता है। बट मैंने पहले भी ये चीज कही कि जो डिसीजन है वो गवर्नर डायरेक्टली खुद से नहीं ले लेते हैं, वो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट से या इलेक्शन कमीशन की एडवाइस के बाद ये डिसीजन देते हैं कि क्या उस मेंबर को इलेक्शन से या जो हाउस है उससे रिमूव कर दिया जाना चाहिए, क्या उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाना चाहिए, कहां से, स्टेट असेंबली से। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए बच्चों, यहां पर है ना, पॉइंट्स के फॉर्म में हम इसलिए समझ रहे हैं ताकि आपका एग्जाम अभी बहुत करीब है। पॉइंट्स के फॉर्म में आप चीजें समझेंगे तो जल्दी से आपको चीजें समझ में आ जाएगी और जल्दी से आपका जो कोर्स है वो भी यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस का क्या मतलब होता है, हमने देखा था कि जब भी स्टेट असेंबलीज और स्टेट काउंसिल सेशन में नहीं होती है, उस पीरियड को कहा जाता है रिसेस। और सडनली कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी का है और गवर्नर को यह लगता है कि इन दोनों हाउसेस को बुलाना जरूरी है, या तो दोनों हाउसेस को बुलाएंगे या एक ही हाउस को बुलाएंगे, क्योंकि हमारे यहां पर जो 2 हाउसेस हैं, स्टेट काउंसिल सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स के अंदर है, बाकी स्टेट्स में हमारी स्टेट असेंबली ही है। तो इस कंडीशन के अंदर जब गवर्नर बेसिकली उन्हें बुलाना चाहते हैं तो इस पावर को क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेंस कहा जाता है। तो ये जो ऑर्डिनेंस का पावर है ये भी किसके पास है, हमारे गवर्नर के पास है। और सेंट्रल में किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है। आर्टिकल कौन सा है ऑर्डिनेंस का, आर्टिकल 1, 2, 3 किसका, प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस का। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए कि जो रिपोर्ट्स दी जाती है स्टेट फाइनेंस कमीशन के थ्रू और स्टेट पीसीएस, सीएजी, जो भी रिपोर्ट्स प्रमोट करते हैं, जो भी रिपोर्ट्स देते हैं कि अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन ने कोई फाइनेंस की रिपोर्ट बनाई है उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने अगर कोई ऑडिट किया है, उसकी रिपोर्ट बनाई है, स्टेट की किसी कह सकते हैं पीएसयू का ऑडिट किया है या स्टेट के किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑडिट किया है और इसकी रिपोर्ट बनाई है, तो ये रिपोर्ट वो किसको देते हैं, गवर्नर को देते हैं। और गवर्नर ही वो रिपोर्ट्स क्या करता है, फिर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट कर देता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पावर होता है किसका बच्चों, गवर्नर का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए यहां पर
he put the annual financial statement before the state legislature. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ याद आ रहा है? कल के लेक्चर में ही हमने देखा है बजट को बेसिकली क्या कहा जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि सेंटर का एक बजट होता है वैसे ही हर स्टेट का भी एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसे हम नॉर्मली या जनरल टर्म्स में बजट के नाम से जानते। तो ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने का काम है स्टेट लेजिस्लेचर के सामने या स्टेट लेजिस्लेचर के आगे, तो ये जो प्रेजेंट किया जाता है वो गवर्नर ही यहां पर करते हैं। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि गवर्नर ही स्टेट का जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने पुट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाती है यहां पर। नेक्स्ट की बात की जाए पावर्स की कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ जैसे कि सेंट्रल के अंदर मनी बिल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से प्रेजेंट किया जा सकता था, वैसे ही स्टेट के अंदर जो मनी बिल होता है वो गवर्नर की रिकमेंडेशन से ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर प्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि जैसे स्टेट का कंटिजेंसी फंड होता था, स्टेट का जो कंटिजेंसी फंड होता है, स्टेट के कंटिजेंसी फंड से अगर पैसे निकालने हैं तो वो कौन निकाल सकता है? वो पावर किसके पास होता है? गवर्नर के पास होता है। कंटिजेंसी फंड कुछ याद आ रहा है? इमरजेंसी फंड है हमारा। आर्टिकल कौन सा है? 267। और आर्टिकल 266 इसकी बात करता है, कंसोलिडेटेड फंड की बात करता है। तो इमरजेंसी सिचुएशन अगर स्टेट्स के अंदर आ जाती है और कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, फंडिंग की जरूरत पड़ती है, तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली और स्टेट काउंसिल के कह सकते हैं हम बेसिकली कि उनके वोटिंग का और फंड को पास होने का वेट ना करते हुए एक ऐसा फंड डिसाइड किया जाता है, एक ऐसा फंड बनाया गया है जिसका मेजरली काम ही यह है कि अगर स्टेट के अंदर फाइनेंशियली कुछ इश्यूज आ जाते हैं तो तत्काल प्रभाव से पैसे को रिलीज किया जा सके। तो दैट्स व्हाई ये जो कंटिजेंसी फंड के ऊपर कंट्रोल होता है वो किसका होता है? गवर्नर का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि स्टेट फाइनेंस कमीशन को जो बनाने का काम है वो कौन करेगा? यहां पर हमारे गवर्नर करते हैं। जैसे कि हमने सेंटर में देखा था कि जो हमारा सेंट्रल का फाइनेंस कमीशन है उसको बनाने का काम, उसको कॉन्स्टिट्यूट करने का काम, मेंबर्स को अपॉइंट करने का काम कौन कर रहे थे? प्रेसिडेंट कर रहे थे। यहां पर स्टेट के अंदर वही काम कौन करते हैं? हमारे गवर्नर करते हैं। सेम काम कर रहे हैं ना, बहुत सिमिलर पावर्स हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए बच्चों कि हम देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज होती हैं प्रेसिडेंट के बीच में और गवर्नर के बीच में। चलिए देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। देखिए यहां पर बात की जाए अगर डिफरेंसेस की और सिमिलैरिटीज की, तो यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। इन पॉइंट्स के बेसिस पे हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट के अंदर और गवर्नर के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज होती है और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ना। बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इससे होगा ये कि प्रेसिडेंट भी आपके रिवाइज हो जाएंगे और आपको गवर्नर को भी समझ के आने में बड़ी ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि गवर्नर जो है, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, गवर्नर जो है कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के ही एग्जीक्यूटिव रोल को प्ले कर रहे हैं या प्रेसिडेंट के एज एन एजेंट ही काम करते हैं। तो कुछ रोल और कुछ पावर्स यहां पर सिमिलर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हम स्टार्ट करते हैं कि हेड की अगर बात करें, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड किसके होते हैं? ही इज द हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज पीएम। बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो देश के हेड होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं प्रेसिडेंट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। वैसे ही जो गवर्नर होते हैं ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, और यहां पर क्या होते हैं? हेड ऑफ द कंट्री। कि प्रेसिडेंट जो है वो देश के हेड हैं और हमारा जो गवर्नर है वो स्टेट का हेड होता है। जैसे फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री कौन होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। वैसे ही फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट कौन होता है? हमारे गवर्नर होते हैं। ये पॉइंट को याद रखिएगा। और यहां पर अगर रियल हेड की बात करें तो जैसे कि सेंटर के अंदर रियल हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही स्टेट के अंदर जो रियल हेड होते हैं वो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। सेकंड पॉइंट की बात की जाए कि जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं सेंट्रल के अंदर, हाँ, वैसे ही सारे के सारे जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो यहां पर गवर्नर के नाम से किए जाते हैं। कहां पर? स्टेट के अंदर। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए कि जो ओथ की दिलाई जाती है, किस तरह की ओथ दिलाई जाती है, तो ओथ दोनों को सब लगभग सेम ही दिलाई जाती है। याद रखिएगा यहां पर जो ओथ दिलाने का काम करता है प्रेसिडेंट को, जो ओथ दिलाते हैं वो कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो हमारे सीजीआई होते हैं वो प्रेसिडेंट को अपने पद की शपथ दिलाते हैं। और यहीं पर अगर मैं बात करूं गवर्नर की, गवर्नर को अपने पद की शपथ जो दिला रहे हैं वो स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। तो एक छोटा सा डिफरेंस यहां पर होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैंने बताया था प्रेसिडेंट हमारे इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं।
दैट मीन्स उनको इलेक्ट किया जाता है। आपको याद होगा इलेक्टोरल कॉलेज, कुछ याद आ रहा है? प्रेसिडेंट के लेक्चर में हमने समझा था कि किस तरीके से प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। तो प्रेसिडेंट जो है बेसिकली वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, बट अगर हम गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर को बेसिकली नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू, और प्रेसिडेंट ही इन्हें अपॉइंट करते हैं। कोई गवर्नर का इलेक्शन नहीं किया जाता है, और गवर्नर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कहां के? यूनियन के या सेंट्रल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट्स के अंदर। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि प्रेसिडेंट जो है उन्हें इलेक्ट किया जाता है और गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर का कोई इलेक्शन का प्रोसेस नहीं होता है, बट प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसेस होता है। याद रखिएगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है ना, ग्राफिक्स के थ्रू हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा था प्रेसिडेंट के लेक्चर में, जब हम भारत के थ्रू, हमारा जो कैरेक्टर था भारत, उसके थ्रू जब हम हमारे भारत के देश के संविधान को समझ रहे थे। अब देखिए रिमूवल की बात की जाए तो किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है? प्रेसिडेंट के रिमूवल का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहा जाता है? इंपीचमेंट कहा जाता है। कल के लेक्चर में हमने देखा था आर्टिकल 61 जो है वो इंपीचमेंट की बात करता है। तो इंपीचमेंट का प्रोसेस के थ्रू ही देश के राष्ट्रपति को उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। बट यहां पर हमने एक बात करी थी कि गवर्नर को सिक्योरिटी नहीं मिलती है टेन्योर की। गवर्नर को प्रेसिडेंट किसी भी टाइम रिमूव कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो गवर्नर को उनकी पोस्ट से हटाने के लिए कोई प्रोसेस नहीं है कि लोकसभा के अंदर रिमूवल का बिल जा रहा है, फिर मेजोरिटी से पास हो रहा है, उसके बाद राज्यसभा में जा रहा है, या अगर जैसे गवर्नर है तो स्टेट असेंबली के अंदर बिल जा रहा है, स्टेट असेंबली जो है वो सिंपल मेजोरिटी से बिल को पास करके फिर गवर्नर रिमूव हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंट जिस टाइम चाहे उस टाइम गवर्नर को उनकी पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर ग्राउंड्स क्या है। अब प्रेसिडेंट का जब इंपीचमेंट किया जाता है तो उसके कुछ ग्राउंड्स होने चाहिए कि आप क्यों प्रेसिडेंट को निकाल रहे हो, क्या ग्राउंड से प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट के, कि प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट का प्रोसेस किया जा रहा है, उन्हें जो प्रोसेस से रिमूव किया जा रहा है, इंपीच किया जा रहा है, उसके रीजंस क्या है। तो यहां पर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है कि प्रेसिडेंट ने अगर संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं किया है, संविधान से अलग हट के कोई काम कर रहे हैं, तो यहां पर उनकी इंपीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट की जा सकती है। बट गवर्नर को रिमूव करने के लिए ऐसे किसी भी ग्राउंड की जरूरत है ही नहीं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई ग्राउंड मेंशन किया ही नहीं गया है कि जिस ग्राउंड के ऊपर गवर्नर को रिमूव किया जा सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि गवर्नर को प्रेसिडेंट जब चाहें उनकी पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं। किसी ग्राउंड को यहां पे डिफाइन नहीं किया गया कि इस ग्राउंड के ऊपर किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट ऑर्डिनरी बिल के फॉर्म के अंदर बात की जाती है कि ऑर्डिनरी बिल जब प्रेसिडेंट के सामने आता है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? उसे एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। रिकंसिडरेशन के लिए भेजने का मतलब यह होता है कि बिल पास हो गया, लोकसभा से, राज्यसभा से पास हो गया है, अब वो प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर होने के लिए आया। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रेसिडेंट बोलेंगे कि नहीं, आपने शायद ये बिल जल्दबाजी में पास कर दिया है और ये 2 से 3 पॉइंट आप इसमें और ऐड कीजिए, उसके बाद ही फिर मैं इस बिल के ऊपर साइन करूंगा। और वो उस बिल को किसके लिए भेज देते हैं? बेसिकली रिकंसिडरेशन के लिए भेज देते हैं कि एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज लिया जा सकता है, और जब दूसरी बार वो रिकंसीडर होकर वापस से प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट बाउंड होते हैं उसको साइन करने के लिए। सेम सिनेरियो यहां पर गवर्नर के साथ भी होता है, सेम चीजें गवर्नर के अंदर भी होती है कि स्टेट असेंबली के थ्रू अगर कोई बिल आता है ऑर्डिनरी बिल, तो यहां पर एक बार उसको वापस से गवर्नर जो है वो भेज सकते हैं। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना रिकंसिडरेशन के लिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि मनी बिल, जैसे कि मनी बिल के बारे में हमने पढ़ा था कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। वैसे ही स्टेट के अंदर भी जो स्टेट का मनी बिल होता है उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नर के रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहां पर कि जो ही कांट सेंड फॉर रिकंसिडरेशन, जैसे कि हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ऑर्डिनरी बिल को वापस से रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया था, बट मनी बिल को प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। सेम चीज गवर्नर के साथ भी है। गवर्नर के पास अगर स्टेट असेंबली से मनी बिल आता है तो गवर्नर उसे वापस से रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। तो मनी बिल के फॉर्म में जो पावर्स है वो लगभग यहां पर सेम होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की अगर हम बात करें तो जैसे कल के लेक्चर में ही हमने देखा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, दैट मींस आर्टिकल 368 से रिलेटेड कोई बिल अगर प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना ही पड़ेगा। वो बाउंड होते हैं, बंधे हुए हैं। और ये किसके थ्रू बताया गया था? 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये कहा गया है कि अगर ऐसा कोई बिल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड है या आर्टिकल 368 से रिलेटेड है,
अगर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है सिग्नेचर के लिए तो प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना ही पड़ेगा, प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते, उनको साइन करना ही पड़ेगा वहां पर। बट यहां पर गवर्नर के पास ऐसा कोई पावर है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को लेकर, बिकॉज मैंने पहले कल ही क्लियर कर दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जा सकता है। दैट मीन सेंटर के अंदर, लोकसभा राज्यसभा के अंदर प्रेजेंट किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट का प्रेजेंटेशन का वहां पर कोई रोल होता ही नहीं है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल डायरेक्टली स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर प्रेजेंट नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। हाँ, वो एक मुद्दा अलग होता है कि स्टेट का जब एसेंट लिया जाता है स्पेशल मेजोरिटी के बाद, कि जो स्टेट से उनका 50% स्टेट को इस पे एसेंट देना होता है, वो सिनेरियो अलग होता है। मैं यहां पर पहली बार रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा हूं कि पहली बार अगर संविधान संशोधन विधेयक अगर प्रस्तुत करना है या प्रेजेंट करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल या पार्लियामेंट के अंदर ही किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए कि इफ गवर्नमेंट रिवाइज द बिल या रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट, होता यह है कि मान लीजिए ये आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 200 बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मान लेते हैं कि स्टेट असेंबली से कोई बिल पास हो गया है और गवर्नर के पास आ गया है। अब गवर्नर को यह लगता है कि नहीं, इस बिल के ऊपर मुझे अभी साइन नहीं करना चाहिए, तो वो उस बिल को प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए रिजर्व रख सकते हैं। वो उस बिल को अपने पास रख लेंगे और बोलेंगे कि जब तक प्रेसिडेंट इस बिल को चेक नहीं करेंगे, मैं प्रेसिडेंट से रिकमेंड करवाऊंगा या रिकंसिडरेशन करवाऊंगा, प्रेसिडेंट की एडवाइस लूंगा बिल के ऊपर, उसके बाद ही सिग्नेचर करूंगा। ये पावर गवर्नर के पास दिया जाता है आर्टिकल 200 के अंदर, तो ये पावर याद रखिएगा, है ना, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए, इफ द हाउस की सबसे इंपॉर्टेंट पावर की हम पहले यहां पर बात कर लेते हैं, पार्डनिंग पावर। हमने देखा था कि आर्टिकल 72 संविधान का आर्टिकल 72 हमारे भारत के राष्ट्रपति को यह पावर दे रहा था कि वो किसी की फांसी की सजा को भी माफ कर सकते हैं। दैट मींस क्षमादान की शक्तियों की बात की जा रही थी। वैसे ही गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर होते हैं, गवर्नर की भी क्षमादान की शक्ति होती है। बट यहां पर एक बड़ा मेजर डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को आपको याद रखना है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसी पर्सन की फांसी की सजा को तो माफ कर ही सकते हैं, और मिलिट्री कोर्ट के थ्रू अगर कोर्ट मार्शल भी किसी का कर दिया गया है, उस कोर्ट मार्शल को भी वो रिवोक कर सकते हैं, हटा सकते हैं, माफ कर सकते हैं। बट स्टेट के गवर्नर को यह पावर नहीं होता है। स्टेट के गवर्नमेंट किसी भी पर्सन की फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं, और मिलिट्री मैटर्स के अंदर, कोर्ट मार्शल के अंदर, मिलिट्री कोर्ट के अंदर गवर्नर का कोई रोल यहां पर होता ही नहीं है बच्चों। तो आई होप आपको गवर्नर के सारे पावर समझ में आ गए होंगे, सारे आर्टिकल्स यहां पर समझ में आ गए होंगे, और ये भी समझ में आ गया होगा कि गवर्नर जो है वो किस तरीके से देश के राष्ट्रपति से अलग होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो हम स्टार्ट करते हैं, इलेक्शन कमीशन। हमने देखा था कल के लेक्चर के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आर्टिकल 324, जो कि इलेक्शन कमीशन की बात करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का बेसिकली मतलब बच्चों ये होता है कि संवैधानिक बुनियाद या संवैधानिक ढांचा या संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी बॉडी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, जिसका जिक्र हमारे संविधान में दिया गया है। तो हमारा इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मेजरली काम क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा होगा, इलेक्शन कमीशन। हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना हमेशा से एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही मेजर चैलेंज रहा है। तो ये चैलेंज और ये जिम्मेदारी किसकी होती है, ये जिम्मेदारी होती है हमारे इलेक्शन कमीशन की, हमारे चुनाव आयोग की। इस सेंट्रल गवर्नमेंट के, पार्लियामेंट के जो भी चुनाव करवाए जाते हैं उन्हें फ्री और फेयर तरीके से करवाना। तो चलिए आज हम हमारे इलेक्शन कमीशन को समझते हैं, कौन से आर्टिकल्स इस पे के इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, कैसे हटाया जाता है, कितना टेन्योर होता है, वो सारी चीजें हम इस लेक्चर के अंदर जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्शन कमीशन। देखिए यहां पर पहली चीज अगर बात की जाए कि द इलेक्शन कमीशन इंडिया इज ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी। अब ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का मतलब यह है कि इस अथॉरिटी के ऊपर, इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी भी गवर्नर का या सरकार का या किसी गवर्नमेंट पार्टी का अधिकार नहीं होगा कि सेंटर गवर्नमेंट के अंदर जो सरकार है वो इलेक्शन कमीशन को चला रही है। नहीं, ये नहीं होता है। एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, एक स्वतंत्र निकाय है, इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं होता है। ये अपनी इच्छा से और संविधान के अंदर इनको जो पावर्स दिए गए हैं उन पावर्स को लेके ही ये काम करता है।
अब यहां पर क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्शन के लिए। कौन कौन से इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं? स्टेट इलेक्शंस की बात कर रहे हैं और यूनियन इलेक्शंस की हम यहां पर बात कर रहे हैं कि यूनियन इलेक्शंस के लिए और स्टेट इलेक्शंस के लिए जो बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, जो कि इन इलेक्शंस को करवाती है, इलेक्शन को प्रमलगेट करती है, इलेक्शन सही तरीके से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं इसका ध्यान रखती है, ये बॉडी हमारी इलेक्शन कमीशन होती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए बच्चों कि किस पार्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन आता है, तो पार्ट बात करें तो पार्ट 15 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 15 इलेक्शन कमीशन की बात करता है। आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक इलेक्शन कमीशन को डिफाइन किया गया है, इसके पावर्स, चेयरमैन, ये सारी चीजें यहां पर डिफाइन की गई है। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए वो है आर्टिकल 324, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इलेक्शन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, एक फैक्चुअल सा पॉइंट है कि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन को बनाया गया था। भारत का जो चुनाव आयोग है वो 25 जनवरी 1950 को बनाया गया था। इसी कारण 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे भी मनाते हैं, याद रखिएगा। जो नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा चुनाव आयोग बनके तैयार हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्चुअल पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए बच्चों यहां पर कि अगर इलेक्शन कमीशन है तो इस कमीशन के कुछ मेंबर्स भी होंगे। तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी है। 3 मेंबर्स इस इलेक्शन कमीशन के अंदर होते हैं। पहले होते हैं सीईसी, जिन्हें हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहां पर हमारे कि अभी हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो करंट सीईसी हैं, वो है हमारे सुशील चंद्रा। और इसके अलावा अगर बात की जाए यहां पर कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 दूसरे इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हेल्प करते हैं। देखिए यहां पर एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चेयरमैन होते हैं ये कौन होंगे, इनका एजुकेशन क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, ऐसी कोई भी चीज संविधान में डिफाइन नहीं की गई है। बट मेजरली ये देखा जाता है कि जो जितने भी आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लेवल के जो अधिकारी होते हैं, उन्हीं को कहीं ना कहीं इन बड़े डिपार्टमेंट्स के अंदर चेयरमैन या इलेक्शन कमिश्नर्स बनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो रिटायर्ड अधिकारी होते हैं, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है, जिन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से काम किया है, ये रिनोन अधिकारियों को ही इन इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन और अदर पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी है कि इन्हें संविधान के अकॉर्डिंग तो काम करना ही है, साथ ही साथ चुनाव सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं, ये भी देखना ना बच्चों। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे चुनाव आयोग की। इतने बड़े देश में अगर चुनाव गलत तरीके से करा दिए गए तो एक ऐसी पार्टी सत्ता में आ सकती है जिसको लोगों ने कभी चुना ही नहीं था, पसंद ही नहीं किया था। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं बड़ी बात या बड़े शब्दों में ना कहूं तो देश का भविष्य अगर डिसाइड किया जाता है तो वो इस कमीशन की ऑनेस्टी पे ही डिपेंड करता है कि कमीशन कितनी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। और ये देखा गया है कि हमारे इलेक्शन कमीशन ने हर बार बड़ी ही ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखते हैं। और बच्चों इलेक्शन कमीशन की बात की जाए कि शुरुआती तौर पर जब इलेक्शन कमीशन बना था 1950 के अंदर, तो वहां पर क्या था, एक ही इलेक्शन कमिश्नर थे। एक ही इलेक्शन कमिश्नर थे तो उनका कार्यभार बहुत ज्यादा था। जैसे कि हमने देखा था कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। बट शुरुआती तौर पे ये देखा गया था या ये चीज थी कि एक ही इलेक्शन कमिश्नर थे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आता है, वो था इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989। इसके थ्रू ये किया गया कि यहां पर 2 मेंबर्स को और ऐड कर दिया गया। और आज की तारीख में हम बात करें तो ये सिंगल मेंबर बॉडी ना होके 3 मेंबर्स बॉडी होती है। पहले है चेयरमैन और 2 होते हैं अदर मेंबर्स। अब क्वेश्चन ये अरोज होता है कि ये अदर मेंबर्स और चेयरमैन, क्या इनकी सैलरी में कोई डिफरेंस होता है, इनको अपॉइंट कौन करता है? तो देखिए जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन होते हैं या इनके जो दोनों मेंबर्स होते हैं, इनको अपॉइंट करने का काम हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति इन्हें अपॉइंट करते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि हेड ऑफिस इनका दिल्ली में है, और अगर टेन्योर की बात की जाए, इनके कार्यकाल की बात की जाए, तो ये कार्यकाल इनका फिक्स होता है। टेन्योर फिक्स है यहां पर, कितना होगा, या तो 6 साल या 65 साल की उम्र को वो पूरा कर लें, दोनों में से जो भी पहले आ गया।
या तो उनके 6 साल कंप्लीट हो गए कार्यकाल के, या उनकी उम्र 65 ईयर्स हो गई है। जो भी चीज पहले आ जाती है उसके ऊपर उन्हें रिटायर्ड होना पड़ता है, और ये टेन्योर फिक्स है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे कि कहा जाता है ना कि अगर हम गवर्नर की बात करें तो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक वो काम करते हैं, उनका टेन्योर। यहां पर वो चीज नहीं है, संविधान में दे दिया है कि अगर ये टेन्योर है तो इसी टेन्योर तक उन्हें अपना काम करना होता है, इससे ज्यादा वो नहीं बढ़ा सकते। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए बच्चों की, इनका जो स्टेटस होता है, सैलरी होती है, वो सारे क्या होते हैं। तो देखिए पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनकी सैलरी के अंदर, उनके अलाउंसेस के अंदर और उनके पावर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता है। तीनों की सैलरी भी सेम है, तीनों के अलाउंसेस भी सेम होते हैं और तीनों के पास पावर भी सेम होते हैं। इनकी सैलरी, अलाउंसेस और पावर जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनकी सैलरी, अलाउंसेस और जो पावर्स की अगर मैं बात करूं तो वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर होते हैं। और एक और पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है कि इनको जो निकालने का प्रोसेस होता है, जो अपनी पोस्ट से रिमूव करने का प्रोसेस होता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही होता है। ये वो सेम प्रोसेस होता है कि जिस सेम प्रोसेस से आप सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हो, उसी सेम प्रोसेस से आप इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर को, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर्स को आप रिमूव करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि यहां पर मैंने बता दिया कि पावर, सैलरी, अलाउंस जो है वो सबके बराबर होते हैं, तीनों मेंबर्स के, और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर होते हैं। और यहां पर एक चीज आ जाती है कि अगर कोई भी ओपिनियन में डिफरेंस आता है कि अगर इलेक्शन कमीशन के सामने कोई मुद्दा गया है, उस मुद्दे के ऊपर वहां पर कोई डिसीजन लेना है, अगर 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं, यहां पर हमने देखा कि एक हमारे होते चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 यहां पर क्या हो जाते हैं? अदर इलेक्शन कमिश्नर। अब किसी मुद्दे के ऊपर अगर कोई डिसीजन लेना है कि डिसीजन यस में लेना है या नो में लेना है, तो ये मेजॉरिटी से डिसाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वोट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। जो भी डिसीजन होगा वो यहां पर मेजॉरिटी से लिया जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया यहां पर इनके जो पावर्स होते हैं, जो प्रिविलेजेस होते हैं और जो अलाउंसेस इन्हें दिए जाते हैं, वो सारे के सारे लगभग और पूरे ही यहां पर सिमिलर होते हैं। हम नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए यहां पर, तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है बच्चों कि रिमूवल का प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्हें अपने टाइम से पहले भी रिमूव किया जा सकता है, और इनके रिमूवल का प्रोसेस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल का जो प्रोसेस है वो सेम होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। जिस प्रोसेस के थ्रू पार्लियामेंट के अंदर, जिस प्रोसेस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, उन्हें अपने पद से हटाया जाता है, उसी प्रोसेस के थ्रू इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अपने पद से हटाया जा सकता है। तो उनका पद भी जो है वो परमानेंट नहीं है। अगर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं या पद के कह सकते हैं कि गरिमा के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस को ब्रेक कर रहे हैं, तो यहां पर उन्हें अपनी पोस्ट से रिमूव कर दिया जा सकता है। और रिमूव करने का प्रोसेस किसके बराबर है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही है ना। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए यहां पर, कंडक्ट इलेक्शन ऑफ। अब इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन, जो इतना बड़ा कमीशन है, देश में इलेक्शंस करवा रहा है, वो कौन कौन से इलेक्शन करवाता है ये जानना भी जरूरी है हमारी, कि कौन कौन से इलेक्शंस को वो कंडक्ट कराता है। तो याद रखिएगा, इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं, दैट मींस हमारी लोकसभा आ जाएगी, यहां पर राज्यसभा आ जाएगी। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आपकी आ जाएगी स्टेट असेंबलीज आ जाती है, स्टेट काउंसिल हो जाती है। इसके अलावा जो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं और जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उनका इलेक्शन भी हमारा इलेक्शन कमीशन ही करवाता है, कोई दूसरा कमीशन नहीं होता है। ये दोनों का जो मिनिस्टर, या कह सकते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का इलेक्शन होता है, वो कौन कराते हैं? प्रेसिडेंट, सॉरी, इलेक्शन कमीशन करवाता है। और एक और छोटा सा फैक्चुअल पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि अगर राष्ट्रपति की इलेक्शन के अंदर कोई डिस्प्यूट आ जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो इसके ऊपर उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का राइट किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ गड़बड़ हो गई है, अब उस डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, तो ये मुद्दा किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम समझते हैं, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, इट इज नॉट कंसर्न विद द इलेक्शन पंचायत, की जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, अब हमने देखा है कि हर स्टेट की पंचायत होती है और हर स्टेट की म्युनिसिपैलिटीज होती हैं। तो स्टेट के जो पंचायत होते हैं और स्टेट की जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, जैसे मेयर के इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, पंचायत के इलेक्शन की बात कर रहा हूं, ये इलेक्शंस करवाने का काम हमारे इलेक्शन कमीशन का
नहीं होता है। सेंटर इलेक्शन कमीशन ये वाला काम नहीं करवाता है। ये जो काम होता है वो स्टेट के इलेक्शन कमीशन करवाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि एक तो हमारा सेंटर का इलेक्शन कमीशन होता है, दूसरा हर स्टेट के स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव करवाना है, पंचायत का चुनाव करवाना है, तो ये सारे चुनाव करवाने का काम स्टेट इलेक्शन कमीशन का होता है, ना कि हमारे सेंटर के स्टेट कमीशन का होता है, इलेक्शन कमीशन का होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि पावर इलेक्शन कमीशन के पास क्या क्या होते हैं, तो देखिए एक एक पावर को हम समझ लेते हैं। ये पावर से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि पावर्स इनकी बड़ी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर्स है। अब पावर्स क्या क्या है देखिए, पहला देख लेते हैं कि अलॉटिंग टेरिटोरियल एरियाज फॉर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द कंट्री। ये डिसाइड करते हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी बड़ी है डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस के ऊपर या उनकी रिपोर्ट के ऊपर। ये डिसाइड करते हैं कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया कितना बड़ा होगा, उसमें कौन कौन से एरिया आ जाएंगे और कौन कौन से एरिया मिला के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी, एक चुनाव क्षेत्र बनेगा जिसे हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट अगर यहां पर बात की जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्गेनाइज एंड अमेंड इलेक्टोरल रोल्स एंड रजिस्टर्ड एलिजिबल वोटर्स। आपने देखा होगा, आपके घर पे भी कई बार ये देखा होगा कि चुनाव होने से पहले चुनाव आयोग के लोग आपके घर पे आते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि 18 साल से बड़ा आपके यहाँ पर कौन है, और उस पर्सन का क्या बनाया जाता है, वोटर आईडी बनाया जाता है। तो यहां पर यह काम इलेक्शन कमीशन का ही होता है कि हर सेंसस के बाद, हर चुनाव से पहले ये देखे कि कितने वोटर्स नए बड़े हैं और कितने वोटर्स कम हो गए। कम कैसे हो जाएंगे, जिन लोगों की डेथ हो गई है, अब वो तो यहां पर वोट दे नहीं सकते, तो कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने वोटर्स कम हुए हैं, और ऐसे लोग जो 18 साल की उम्र से बड़े हो गए हैं, जो वोट देने के लिए एलिजिबल है, उनको भी रिकॉग्नाइज करने का जो काम होता है, उनको रजिस्टर्ड करना, उनका वोटर आईडी कार्ड बनाना, ये सारा काम भी किसका होगा, हमारे इलेक्शन कमीशन का ही होता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए बच्चों, तो ये पॉइंट क्या कहता है कि गिव रिकॉग्नाइजेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड असाइन इलेक्शन सिंबल्स टू देम। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन सिंबल्स होते हैं, जैसे हम बात करें कांग्रेस की तो हाथ का पंजा, बीजेपी की बात करें तो कमल का फूल, तो ये जो भी इलेक्शन के या पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल होते हैं, इन सिंबल्स को अलॉट करने का काम कौन करता है, हमारा इलेक्शन कमीशन ही करता है। हमारा चुनाव आयोग ही इन पार्टीज को इनके पॉलिटिकल सिंबल्स अलॉट करता है। कोई भी पार्टी मन से कोई भी सिंबल नहीं ले सकती कि किसी पार्टी को लगा कि अब मैं सिंबल ले लेता हूं या ले लेती हूं, तो ये मन से नहीं कर सकते जब तक इलेक्शन कमीशन उस सिंबल को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, उस सिंबल को लेने की परमिशन नहीं देगा, उस सिंबल को ऑथराइज नहीं करेगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी अनऑथराइज्ड पॉलिटिकल सिंबल का यूज या पार्टी सिंबल का यूज यहां पर नहीं कर सकती है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि इन्फॉर्म देम द डेट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ द इलेक्शन एंड टू स्क्रूटाइज द नॉमिनेशन पेपर्स। बेसिकली इसका मतलब यह है कि कब इलेक्शन करवाए जाने हैं, किस किस डेट को इलेक्शन करवाना होगा, ये सारा काम, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये इलेक्शन कमीशन ही बनाता है कि इस डेट को पहले फेज का इलेक्शन किया जाएगा, इस डेट को दूसरे फेज का इलेक्शन होगा। ये सारा काम यहां पर इलेक्शन कमीशन का होता है। साथ ही साथ जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, अगर मैं बात करूं कि जो लोग भी इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर्स को भरवाना, उनके नॉमिनेशन फाइल करवाना, उनकी संपत्ति का ब्यौरा लेना, उनकी संपत्ति का ब्यौरा लेने के बाद उनकी क्वालिफिकेशंस को देखना, ये सारी के सारे जो काम किए जाते हैं ये इलेक्शन कमीशन के ही किए जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का काम कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम होता है, बहुत ही मेहनत के साथ ये काम किया जाता है। इतने सारे लोग, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, तो यहां पर छोटी सी चूक भी आप कर नहीं सकते हैं। तो आपको जो काम करने होते हैं वो बड़े ही प्रॉपर ढंग से और एक प्रॉपर मैनर के साथ ही आप यहां पर काम को अंजाम दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए बच्चों, यहां पर है कि टू एक्ट एज द कोर्ट ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द ग्रांटिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आप किसी पार्टी को अपना सिंबल पसंद नहीं आया, या कोई ऐसा डिस्प्यूट हो गया कि दो पार्टीज ने क्लेम कर दिया कि हमारे सिंबल तो एक जैसे ही हैं। अब इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम यहां पर कौन करता है, हमारा इलेक्शन कमीशन ही करता है, क्योंकि सिंबल अलॉट भी किसने करें, इलेक्शन कमीशन ने करें। तो वो सिंबल से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होता है, वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व भी कौन करेगा, वो इलेक्शन कमीशन ही करेगा। तो ये जो काम होते हैं, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, सिंबल्स को अलॉट करना, ये सारे काम यहां पर किसके हो जाएंगे, हमारे इलेक्शन कमीशन के होते हैं। इसके बाद कि अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है, उस डिस्प्यूट के लिए यहां पर इलेक्टोरल अरेंजमेंट करना, या कह सकते हैं कि ऑफिसर्स को अपॉइंट करना,
जो इन डिस्प्यूट्स को सेटल करें। ये अधिकारी जो अपॉइंट किए जाते हैं बेसिकली ये आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं, और स्टेट के अंदर जो अधिकारी अपॉइंट किए जाते हैं वो पीसीएस लेवल के अधिकारी होते हैं। याद रखिएगा, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए बच्चों कि डिटरमाइन द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, आपने देखा होगा कि ये डिसाइड किया जाता है, एक लिमिट लगा दी जाती है कि कोई कैंडिडेट कितने घंटे पहले तक चुनाव का प्रचार कर सकता है या अपनी पॉलिटिकल पार्टी का या अपना प्रचार कर सकता है। इसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि चुनाव के अंदर खर्चा करने की भी एक लिमिट होती है कि कोई कैंडिडेट अपने चुनाव के प्रचार में कितना खर्चा कर सकता है। तो ये जो चीजें डिसाइड करने का काम करता है वो हमारा इलेक्शन कमीशन करता है, वो कोई दूसरा पर्सन नहीं करेगा। आप मन से जितना चाहो उतना पैसा चुनाव के प्रचार में खर्चा नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि 1 घंटे पहले इलेक्शन होने वाला है और 1 घंटे पहले आप क्या कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। ये चीज भी नहीं होती है। ये सारा कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि कितने घंटे पहले चुनाव का प्रचार बंद करना है, किस पॉलिटिकल पार्टी को अपने जो बेंचेस होती हैं वो चुनाव की जगह से कितनी दूर रखना है, ये सारा का सारा कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करने का काम किसका होगा, हमारे इलेक्शन कमीशन का होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए बच्चों कि एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को मैटर्स रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, कि अगर कोई भी मेंबर है जिसका डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए, गलत तरीके से वो चुन के आ गया है या जो क्वालिफिकेशन उसने प्रेजेंट करी थी वो फॉल्स क्वालिफिकेशन थी, सर्टिफिकेट फॉल्स थे, तो यहां पर वो स्टेट लेजिस्लेचर से लेकर या कह सकते हैं बेसिकली कि अगर यूनियन के अंदर भी, हमारी राज्यसभा लोकसभा के अंदर भी अगर कोई ऐसा डिफॉल्ट पर्सन आ जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए वो वहां पर एडवाइस देते हैं। सेंटर में किसको एडवाइस दी जाएगी, बेसिकली प्रेसिडेंट को एडवाइस दी जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, कैंसल द पोल्स इन द इवेंट ऑफ द बूथ कैप्चरिंग वायलेंस एंड अदर इनरेगुलरिटीज। आपने पहले न्यूज के अंदर सुना होगा जब से ईवीएम मशीन आई है, ईवीएम मशीन का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके थ्रू आज आप और हम वोट करते हैं, है ना, कि इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में हम वोट कर देते हैं। जो पार्टी हमें अच्छी लगती है उस पार्टी के नाम के आगे जो बटन है हम उसको दबा देते हैं। इससे पहले बैलेट सिस्टम चलता था। बैलेट सिस्टम में क्या होता था, बेसिकली कागज आपको दिया जाता था, कागज के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल होते थे और जो कैंडिडेट उस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका नाम उस सिंबल के आगे होता था। आपको क्या करना होता था, आपको वहां पर सील लगा के ठप्पा लगाना होता था और ठप्पा लगाने के बाद आप एक बैलेट बॉक्स के अंदर या एक पेटी के अंदर उस वोट को डाल देते थे। अब होता यह था बेसिकली कि कई बार बहुत सारी धांधलियां की जाती थी, ये जो बैलेट पेपर्स होते थे उन्हें चुरा लिया जाता था, नकली वोट किए जाते थे। तो आज भी अगर ऐसा कोई चीज होती है कि किसी पोलिंग बूथ के ऊपर, पोलिंग बूथ का मतलब वो होता है कि ऐसा प्लेस जहां पर वोट डाला जा रहा है, जहां पर पोल डाला जा रहा है, उसे पोलिंग बूथ कहा जाता है। तो अगर पोलिंग बूथ से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है कि बूथ कैप्चर कर लिया गया है, वायलेंस हुआ है या कोई भी इनरेगुलरिटीज हुई है, तो यहां पर बेसिकली उस एरिया का या उस बूथ का चुनाव रद्द कर दिया जाता है। वहां के जितने भी लोगों ने वोट डाला है उस टाइम पे उस वोट को रद्द कर दिया जाता है। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल से बात करूं कि आपके एरिया में जहां वोट डालते हैं वहां पर हुआ यह है कि आपने जब वोट डाला उसके बाद वहां पर वायलेंस हो गया और गलत तरीके से किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने ज्यादा वोट वहां पर काउंट कर दिए। ये बात पता लगी चुनाव आयोग को। अब चुनाव आयोग क्या करेगा, उस एरिया का वोट ही कैंसिल कर देगा। वो कहेगा इस दिन जितने भी वोट डले हैं वो सारे वोट को कैंसिल कर दो और वापस से रीशेड्यूल कर देगा उस बूथ की वोटिंग को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इतना पावर जो है वो हमारे इलेक्शन कमीशन के पास होता है, एक इंपॉर्टेंट पावर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि इलेक्शन कमीशन का दूसरा पावर यह भी है कि वो इंश्योर करेगा कि देश के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, कोई गलत मैनर के अंदर इलेक्शंस तो नहीं हो रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के अंदर अपने पावर्स का मिसयूज तो नहीं कर रही है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है और जब इलेक्शन हो रहे हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी लोगों को प्रेशर कर रही कि नहीं आप मुझे ही वोट दो। जैसे आपने सुना होगा नोट के बदले वोट, क्या होता है कि लोगों को पैसा दिया जा रहा है और पैसे के बदले उनसे बोलते कि भैया आप हमको वोट दे दो। तो ये चीज तो नहीं हो रही है। इस चीज को ध्यान रखना भी किसका काम होता है, इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है। ये भी देखा जाता है कि कोई पॉलिटिकल लीडर अपनी स्पीच के अंदर कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा है किसी दूसरे मिनिस्टर के लिए, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, या कह सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी रिलीजन के लिए गलत बात तो नहीं बोल रहा है। अगर ऐसी कोई बात बोली जाती है या कोई पर्सन ऐसी कोई बात बोलता है, आपने कई केसेस भी देखे होंगे जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तो यहां पर उन पर्सन के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन ली जाती है। वो डिसिप्लिनरी एक्शन कौन लेता है, वो हमारा इलेक्शन कमीशन ही लेता है। मैंने बताया आपको ऑलरेडी, इलेक्शन कमीशन किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर काम नहीं कर रहा है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है
वो खुद के हिसाब से काम करता है, वो संविधान के हिसाब से काम करता है, संविधान में जो चीज लिखी गई है वो उसी के हिसाब से काम करता है। सो इलेक्शन कमीशन के पावर भी यहां पर काफी ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, कि अगर देखिए यहां पर हमने एक पॉइंट देखा था कि प्रेसिडेंट रूल की मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम कितना होता है, 3 साल होता है, ये हमने देखा था। 3 साल के अंदर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट रूल को 1 साल हो गया है, और 1 साल से ज्यादा अगर आपको प्रेसिडेंट रूल को किसी स्टेट में बढ़ाना है तो यहां पर 2 कंडीशंस का होना जरूरी है। पहली कंडीशन ये कहती है कि अगर आपको 1 साल से ज्यादा प्रेसिडेंट रूल को इंपोज करना है तो या तो पूरे देश में या देश के किसी एरिया में नेशनल इमरजेंसी इंपोज हो, ये पहली कंडीशन फुलफिल होना होती है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि इलेक्शन कमीशन ये एडवाइज कर दे कि उस स्टेट के अंदर स्टेट असेंबली के इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है। तो ये 2 कंडीशंस के अंदर ही प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये पॉइंट वही कह रहा है कि एडवाइज करता है प्रेसिडेंट को कि इलेक्शंस किए जा सकते हैं स्टेट असेंबली के उस स्टेट में जहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा है, या नहीं किए जा सकते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर हमने इस पॉइंट को बहुत डिटेल में पढ़ा है। आपको अगर ये पॉइंट में थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो आप इमरजेंसी प्रोविजन वाला लेक्चर देख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं बच्चों, कि अब यहां पर हमने देख लिया है कि इलेक्शंस कमीशन का क्या क्या काम है, किस तरीके से फेयर तरीके से उन्होंने इलेक्शंस करवाए हैं, किस तरीके से देश में इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाता है, इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से फेयर मैनर्स के अंदर इलेक्शन करवाए जाते हैं। अगर कोई गलती करता है इलेक्शन के अंदर, कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई मिसबिहेव कर रही है, अपने पावर्स का मिसयूज कर रही है, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर भी होता है कि वो उनके ऊपर पेनल्टी भी इंपोज कर सकते हैं। ये सारे पावर्स को जानने के बाद अब हम ये देखते हैं कि स्टेट के लिए या किसी पार्टी को नेशनल पार्टी होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। अब आप पूछेंगे सर नेशनल पार्टी क्या होता है? नेशनल पार्टी का मतलब यह होता है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका रिकॉग्नाइजेशन नेशनल लेवल के ऊपर है। जैसे हम बात करते हैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी नेशनल पार्टीज हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी नहीं बनाया जाता। जैसे आप देख रहे होंगे कि जब आपके एरिया में चुनाव होते हैं तो बहुत सारी पार्टीज के लोग खड़े होते हैं, कुछ पार्टीज का तो आपने नाम ही नहीं सुना होता है। तो जिन पार्टीज का नाम नहीं सुना है वो नेशनल पार्टी तो हो नहीं सकती है। तो नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या रिकॉग्नाइजेशन के लिए या बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, इस पॉइंट के ऊपर एनडीए ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया है। तो आपको ये पॉइंट जानना जरूरी है। देखिए नेशनल अगर पार्टी बननी है तो उस पार्टी को सबसे पहले क्या करना होगा कि किसी इलेक्शन के अंदर, इस पॉइंट को पढ़िएगा ध्यान से, इफ इट सिक्योर 6% ऑफ वैलिड वोट्स पैलेट इन एनी 4 और मोर स्टेट्स एट अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा और टू द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इन एडिशन इट विंस 4 सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स। ये बेसिकली क्या कह रहा है? ये कहता है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 6% सीट्स या 6% बेसिकली वोट, वैलिड वोट की बात कर रहे हैं कि जितने वोट्स पड़े हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अगर 6% वोट्स को सिक्योर कर लिया है, किसमें? 4 या ज्यादा स्टेट्स के अंदर। कौन से इलेक्शन के अंदर? लोकसभा के इलेक्शन के अंदर। एक तो ये करना है उनको कि लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, टोटल इलेक्शन के अंदर 6% से ज्यादा वैलिड वोट उन्होंने सिक्योर कर लिए हैं या उनको 6% से ज्यादा वैलिड वोट मिले हैं 4 या ज्यादा स्टेट्स के अंदर लोकसभा के इलेक्शन में, या लेजिस्लेटिव इलेक्शंस के अंदर। यहां पर बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के अंदर मतलब स्टेट के इलेक्शन के अंदर। साथ में एक कंडीशन यहां पर और होगी कि इन एडिशन इट विंस द 4 सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स, कि लोकसभा में उस पार्टी की सीट्स कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है कि या तो वो ये वाली कंडीशन फुलफिल कर ले। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इफ इट विंस 2% सीट्स इन द लोकसभा, कि या तो लोकसभा की जितनी भी सीट्स हैं, अब यहां पर क्या हो रहा था, सीट का नंबर बता रहे थे आपको, देखो कितनी 4 सीट, यहां पर सीट का नंबर नहीं बता रहे या परसेंट बता रहे हैं कि लोकसभा की जितनी भी सीट्स होती है या तो वो उसमें से 2% सीट जीत लें एट द जनरल इलेक्शन एंड दीज कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द 3 स्टेट्स, कि जो 2% सीट आपने जीती है, 2% सीट आपने जीती है, उस पे 3 स्टेट्स के लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी एटलीस्ट 3 स्टेट्स के अंदर से कोई ना कोई सीट लेके आनी चाहिए। ये दूसरी कंडीशन होती है। या तीसरी कंडीशन वो फुलफिल कर रहे हैं, तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल कर दी जाए तो यहां पर उसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तीसरी कंडीशन है
इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स, अगर 4 राज्यों में उसे स्टेट पार्टी का दर्जा मिला है। जैसे कि हम यहां पर क्या देख रहे हैं, नेशनल पार्टी के दर्जे के लिए क्या क्या कंसिडरेशन होते हैं, क्या क्या जरूरतें होती है, वैसे ही स्टेट रिकॉग्नाइजेशन पार्टीज भी होती हैं जिनका रिकॉग्नाइजेशन स्टेट के अंदर होता है। जो स्टेट के अंदर रिकॉग्नाइज पार्टीज होती हैं, स्टेट के अंदर जाना जाता है, तो ऐसी अगर पार्टी कोई जो 4 स्टेट के अंदर स्टेट लेवल की पार्टी है, उसे भी यहां पर नेशनल पार्टी डिक्लेयर किया जा सकता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों कि आप मुझे बताइए आज की तारीख में भारत के अंदर, इंडिया के अंदर कितनी नेशनल लेवल पार्टीज हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्च करके आप इसका आंसर बताइएगा मुझे कि इसका आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं हमारे इलेक्शन कमीशन से, वो सारे प्रोविजंस यहां पर है, आप देख लीजिएगा। नोट्स के अंदर ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली अवेलेबल हो जाएगी। ये नोट्स के अंदर आप देख लीजिएगा, सारे आर्टिकल्स जो हमारे इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड हैं, वो सारे आर्टिकल्स हमने यहां पर पुट कर लिए। चलिए लास्ट में अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू अबाउट द स्टेटस ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है गवर्नर ऑफ द स्टेट्स के बारे में भारत में? पहला स्टेटमेंट कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज द गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट इज पॉसिबल, कि अपॉइंटमेंट जो होता है एक ही आदमी का, एक ही गवर्नर का 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स में पॉसिबल है। ये पॉइंट पहला कह रहा है। दूसरा है गवर्नर एक्ट एज एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा पॉइंट ये कहता है। तीसरा कह रहा है कि गवर्नर इज ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, टाइटलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट। और चौथा कहता है द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए इसका आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है कि कोई व्यक्ति जो है वो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर बन सकता है, ये हमारे 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कहा था। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि गवर्नर जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है, बिल्कुल सही, हमने बात करा था कि वो प्रेसिडेंट के एजेंट होते हैं या उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि गवर्नर जो होते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, तो बिल्कुल सही, ये सारी चीजें तो सही है। बट ये वाला जो पॉइंट है कि द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट वाली पोस्ट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट पोस्ट का क्या मतलब होता है? नौकरी। गवर्नर की पोस्ट कोई सरकारी नौकरी थोड़ी है कि स्टेट सरकार को एग्जाम लेती है और एग्जाम को पास करके आप गवर्नर बन जाते हो। तो यहां पर जो ऑप्शन डी है वो क्या हो? टोटली इनकरेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। इन अ केस इफ द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, द इनवॉल्वमेंट्स एंड अलाउंसेस पेबल टू हिम विल बियर बाय। यहां पर ये कह रहे हैं कि देखो मान लिया कि अगर किसी व्यक्ति को 2 या 2 से ज्यादा या 2 स्टेट्स का गवर्नर बना दिया, जो कि बना सकते हैं, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमको परमिशन देता है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर बना सकते हैं। अब उसको सैलरी कैसे देंगे? आपने लेक्चर देखा तो इसका आंसर मैंने शुरुआत में जब मैं बता रहा था तभी दे दिया था। यहां पर क्या बोल रहे हैं? वन ऑफ द 2 स्टेट डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, द फर्स्ट स्टेट इन विच ही वाज अपॉइंटेड, बोथ द स्टेट शेयर्ड बाय इन सच प्रोपोर्शन एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सेकंड स्टेट इन विच ही हैज बीन अपॉइंटेड। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सी, बोथ द स्टेट्स शेयर्ड बाय इन सच प्रोपोर्शन, कि अगर वो 2 स्टेट्स के लिए काम कर रहा है तो दोनों स्टेट का थोड़ा थोड़ा शेयर रहेगा उनमें, दोनों स्टेट्स की थोड़ी थोड़ी शेयर्स के थ्रू वो उनको गवर्नर को उनकी सैलरी और अलाउंसेस देंगे। और ये शेयर डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट, क्योंकि गवर्नर को अपॉइंट कौन कर रहे हैं? हमारे देश के प्रेसिडेंट ही करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, कि यहां पर जो गवर्नर को गवर्नर की ओथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है, वो कौन दिलाता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट ऑफ हाई कोर्ट्स, द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या नन ऑफ द अबव? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। नेक्स्ट यहां पर है जो सीडीएस के एग्जाम के अंदर 2011 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इजी सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अ गवर्नर कैन रिकमेंड for the president's rule in this state on the recommendation of the state legislature, on the recommendation of the president of India, on the recommendation of chief minister of the state, if it thinks that the state not functioning as per the constitution law order of India। यहां पर ये कह रहा है कि गवर्नर रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट रूल के लिए, किस तरीके से बताया मैंने? गवर्नर कब करता है प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड? कब वो बोलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी फेल हो गई है? इसका आंसर आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कि आंसर इसका क्या होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए,
अंडर विच आर्टिकल, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस ने पूछा था बेसिकली, कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द गवर्नर रिफर एनी बिल फॉर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए गवर्नर को बिल रख सकता है किस संविधान संशोधन के द्वारा? ये बताया है मैंने, जब प्रेसिडेंट और गवर्नर का हम कंपैरिजन कर रहे थे तो वहां पर एक आर्टिकल आया था, आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई बिल गवर्नर के पास आता है तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए, उनके अप्रूवल के लिए उसे अपने पास रख सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो इसका आंसर आपको मैं बता देता हूं, सुकुमार सेन जी हमारे भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये आंसर इसका आप ही को देना है कि विच इज द टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया? भारत के अंदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, उनका टेन्योर कितना होता है? बड़े सिंपल से ऑप्शन से बच्चों, इसका आंसर आप ही को बताना है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, इलेक्टिव बॉडी या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडीज जिनका नाम, जिनका प्रोमोगेशन या जिनका स्ट्रक्चर हमारे संविधान में दिया गया है, वही हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है। वैसे ही इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के अंदर आती है, जो कि हमारे संविधान में है। तो जो इलेक्शन कमीशन है हमारा, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक बॉडी है ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Which of the following is not correct about the Election Commission of India? इनमें से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या सही नहीं है? पहला, they enjoy the same status as judge of the Supreme Court of India. दूसरा है, CEC may be removed from office through a mention adopted by the Parliament on grounds of proved misbehavior or incapacity. कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको रिमूव करने के लिए जो ग्राउंड होते हैं वो मिसबिहेव और इनकैपेसिटी होते हैं ना। ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है कि जिस ग्राउंड पे उनको रिमूव किया जाएगा, कि क्यों उनको रिमूव करना है, वो ग्राउंड क्या हो सकते हैं? कि उन्होंने अपनी पोस्ट का मिसयूज किया है, या अब वो इनकॉम्पिटेंट है, वो इस पद के लायक नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो सही है, बट मैं चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़े, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। अगर आपने लैंग्वेज समझ ली तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बड़ी आराम से दे देंगे बेटा, बड़े आराम से दे देंगे। चलिए, तो आज हमने दो इंपॉर्टेंट बॉडीज के बारे में पढ़ा है। हमने गवर्नर के बारे में पढ़ा है जो कि स्टेट का हेड होता है। इसके बाद हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में भी जाना है। इलेक्शन कमीशन की हम बात करें तो हमारे देश के अंदर इलेक्शन करवाने का काम हमारा इलेक्शन कमीशन ही करता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करेंगे। तब तक आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए। जय हिंद।